ठीक है, तो क्वेश्चन हमने देख लिया कि जो भी एटम उसमें इन्वॉल्व है उनका मास परसेंट हमें गिवन है। ठीक है, और उससे हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो दो स्टेप बाय स्टेप अगर देखें क्या क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम को करने के लिए जो स्टेप्स हैं, वो पहला स्टेप है आपका कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे कि हमें दे रखा है कि ये तीन चीज़ें हैं जो इतना परसेंट के रूप में हैं। तीन चीज़ें जिसमें से कहा गया कि हाइड्रोजन है, आपका क्लोरीन है और आपका क्या है, कार्बन है। हाइड्रोजन जो है वो है 4.07%, क्लोरीन जो आपका है वो है 98.96, 71.65, ठीक है, और कार्बन आपका कितना है 24.27%। मतलब अगर 100 है तो 100 में इतना ग्राम, अगर मैं टोटल को मैं मान लूँगा हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन के लिए कि टोटल मान लेते हैं कि 100 ग्राम जो है, जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी कंपाउंड्स है हमारा, उसका हमने 100 ग्राम का एक सैंपल ले लिया। ठीक है, तो अगर 100 ग्राम का हमने लिया तो 100 ग्राम में, क्योंकि मास परसेंट हमें पता है, तो 100 ग्राम अगर पूरा है तो उसमें से हम निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन कितना ग्राम होगा? हाइड्रोजन होगा 4.07 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन आपका। क्लोरीन आपका कितना हो जाएगा? क्लोरीन आपका हो जाएगा 71.65 ग्राम। ठीक है, और हमारा कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा 24.27 ग्राम। 100 ग्राम हमने मान लिया है ना, अब तीनों को ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा आपका। तो हमने निकाल लिया कि 100 ग्राम के एक सैंपल में टोटल तीन चीज़ें कितने कितने ग्राम प्रेजेंट हैं। तो अगर हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ ग्राम्स, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है, कि सीधे सीधे हम क्या मान लेंगे, जो भी सैंपल दिया गया होगा उसे हम 100% मानेंगे, 100 ग्राम मान लेंगे, और 100 ग्राम से वो कितने कितने ग्राम बन रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या था? कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया हमने। अगला जो हमारा है कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट्स। अब जो भी ये मास हमने कैलकुलेट किया, जो भी हमने ये कैलकुलेट किया, अब इसे हम क्या करेंगे, अगर 4.07 ग्राम आपका हाइड्रोजन हो तो ये कितने मोल के बराबर है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इन तीनों के ही। तो हाइड्रोजन के अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये गिवन मास डिवाइड बाई इसका मोलर मास 1.008। ऐसे क्लोरीन का तो ये गिवन मास डिवाइड बाई कितना, इसका मोलर मास कितना 35.56। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इसके, नंबर ऑफ मोल्स इसके, और कार्बन का भी हम निकाल सकते हैं डिवाइड बाई 12 करके, तो इसका आ जाएगा। ठीक है, और इन तीनों को सॉल्व करोगे आप तो वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 100 ग्राम के एक सैंपल में, कि कार्बन कितना है, कितने मोल है, हाइड्रोजन कितने मोल है और क्लोरीन कितने मोल है। आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसको हम एक बार नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, तो तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या है? डिवाइड ईच ऑफ द मोल्स वैल्यूज, डिवाइड्स each of the mole values obtained above by the smallest number amongst them। मतलब उन तीनों में से सबसे छोटा नंबर जो आने वाला है उससे क्या करो, उन तीनों में डिवाइड कर दो। जैसे नंबर ऑफ मोल्स इसके आ गए, ठीक है, हाइड्रोजन के 4.07 आ गया, मान लो 1 लेके चलते हैं कैलकुलेशन पर्पज से, तो 4.07 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना आएगा 4.07। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? तो हमने निकाला हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स आए वो आएगा 4.04 आया है, और मोल्स ऑफ कार्बन जो आएगा वो आएगा 2.021, और क्लोरीन के जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएगा 2.021। तो ये तीनों नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिया। ठीक है, 100 ग्राम में हाइड्रोजन कितना आया 4.04, कार्बन का 2.02, क्लोरीन का। अब कहा यह जा रहा है थर्ड स्टेप जो हमारा है कि इसमें से सबसे छोटा नंबर जो है, सबसे छोटा जो नंबर है, यानी कि इनमें से कोई ले लो एक, और इस नंबर से बाकी सभी नंबर में डिवाइड कर दो। तो अगर मैं हाइड्रोजन में डिवाइड करूंगा तो देखो, हाइड्रोजन में डिवाइड करोगे तो 4.04 एंड डिवाइड बाई 2.021, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे कार्बन वाला कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा क्यों? क्योंकि जितना ये है उतनी ही वैल्यू है ये, तो 1 आ जाएगा। और क्लोरीन की वैल्यू कितनी आएगी, क्लोरीन का भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 2 मोल इन्वॉल्व है, तो ये कितना 1 मोल है, ये 1 मोल है। कहने का मतलब ये था, ये तो है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम। अब हम क्या करें, 100 ग्राम तो ढेर सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं उसमें 100 ग्राम में, तो हमें तो बस एक मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है और एक
एक ही मॉलिक्यूल का वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है हमें। तो हम उस 100 ग्राम के सैंपल में जिसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल हो सकते थे, लेकिन अलग अलग इनके नंबर ऑफ मोल्स जिस रेशियो में इन्वॉल्व थे वो तो निकल गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, नॉर्मलाइज करने का मतलब कि सबसे लोवेस्ट यूनिट इसकी क्या आने वाली है, सबसे लोवेस्ट फ्रैक्शन क्या आने वाला है इन सबका, ठीक है। रेशियो, सबसे लोवेस्ट रेशियो क्या आने वाला है, क्योंकि सबसे लोवेस्ट रेशियो जो होगा इसका वही आपका इंपीरिकल फार्मूला बताएगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात, सबसे लोवेस्ट। तो इन्हीं को हम नॉर्मलाइज किए। नॉर्मलाइज करने के लिए हमने क्या किया, इनमें से सबसे छोटी जो वैल्यू थी उसी छोटी वाली वैल्यूज को लेके बाकी सारी वैल्यूज में डिवाइड कर दिया गया। तो इसमें डिवाइड किया तो हाइड्रोजन के 2 मोल आ गए, इसमें डिवाइड किया तो इसके 1 मोल आ गए, इसमें डिवाइड किया तो इसके भी क्या हुआ 1 मोल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे लोवेस्ट मोल रेशियो जो इनका इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है, वो है कार्बन से शुरू करूँ, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो कार्बन कितना है 1 मोल इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन कितना है 2 मोल इन्वॉल्व है, तो क्लोरीन कितना है 1 मोल इन्वॉल्व है। यानी कि 1:2:1 में ये इन्वॉल्व है। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप जो कंप्लीट हो गया। डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमंगस्ट देम, उनमें से सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दिया। अब फोर्थ पार्ट क्या है, राइट डाउन द इम्पीरिकल फार्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कहने मतलब क्या हुआ, जब हम एक रेशियो पा गए सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो जिसमें ये एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो उसको क्या करेंगे हम ऐसे ही लिख लेंगे। कैसे, C कितना है 1 है तो यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, देखो तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, और Cl भी कितना 1 है तो यहाँ पे Cl कर लो सिर्फ। तो CH2Cl इसका क्या हो गया, इम्पीरिकल फार्मूला हो गया। दिस वन इज इम्पीरिकल फार्मूला। क्या बात समझ में आ गया। तो कैसे हुआ स्टेप, देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो हमें मास परसेंट गिवन होगा उससे हम मास परसेंट से डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है। जब हम ग्राम में चेंज कर लेंगे एक बार कि वो कितने कितने ग्राम है एक 100 ग्राम के सैंपल में, तो हमने क्या किया वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया उनके कि 100 ग्राम में उनके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और फिर उन मोल्स के वो किस रेशियो में इन्वॉल्व है और सबसे लोवेस्ट रेशियो, सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू लोवेस्ट वैल्यू। लोवेस्ट वैल्यू से क्या किया, वह सब में डिवाइड कर दिया, तो एक रेशियो हमें मिल गया, और वो रेशियो हमारा क्या मिला 1:2:1। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला इस रेशियो से आ गया CH2Cl। अब क्योंकि CH2Cl ये आपका इंपीरिकल फार्मूला है ठीक है, तो CH2Cl ये हमारा इंपीरिकल फार्मूला है। अब इसमें एक मल्टीप्लायर की ज़रूरत होगी। मल्टीप्लायर, अगर मल्टीप्लायर हमें मिल जाए तो मल्टीप्लायर जैसे मिलेगा तो हमारा क्या बना लेगा, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लेगा। कैसे था एग्जांपल याद करो, CH था, इसका मल्टीप्लायर कितना था 6, तो कितना बना था C6H6। तो बस हमें ये मल्टीप्लायर चाहिए। ये मल्टीप्लायर निकालने के लिए देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ दिया है, और वो क्या है, मोलर मास। मोलर मास दे रखा है, इसका मॉलिक्यूल का मोलर मास दे रखा है। तो अगर मॉलिक्यूल का मोलर मास दे रखा है तो हम इंपीरिकल फार्मूला का अगर मास निकाल लें, यहाँ से मास निकाल लें तो कितना हो जाएगा 12 + 2 + 35.5, ठीक है, ऐड कर लो। तो ये इंपीरिकल फार्मूला का क्या हो गया, मोलर मास हो गया। अगर इंपीरिकल फार्मूला के मोलर मास से हम मॉलिक्यूल के मोलर मास में डिवाइड कर दें, इस चीज़ से यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक मॉलिक्यूल में ये वाले कितने इन्वॉल्व हैं, इस तरह के कितने ऐसे बन सकते हैं इस एक मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से मल्टीप्लायर के, क्योंकि इस चीज़ का कितनी बार हम रिपीट करेंगे ये इस डिवाइड करने पे पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मान लो ऐसे देखो, अगर मान लेते हैं कि ये आपका 2 गुना है इसका, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा C2H4Cl2 आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आई बात। और C2H4Cl2 इसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास वो इंपीरिकल फार्मूला से डिवाइड किए हो, तो इंपीरिकल फार्मूला का मास कितना होगा, इस वाले का हाफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक ही C है, 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोग मल्टीप्लायर कैसे पाते हैं। मोलर मास हमें अगर पता हो मॉलिक्यूल का, तो हम लोग इंपीरिकल फार्मूला मास निकाल के, इंपीरिकल फार्मूला उसका मास निकाल के और हम डिवाइड कर देते हैं मोलर मास में, और जब डिवाइड करते हैं तो हमें मल्टीप्लायर मिल जाता है। तो एक बार अगर मल्टीप्लायर मिल गया तो अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में गिवन था हमें 98.96 दे रखा, देखो एंड इट्स मोलर मास इज 98.96। तो 98.96 इसका मोलर मास है, तो हो गया काम 98
0.96 ये रहा मोलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो नीचे डिवाइड करोगे जो भी वैल्यू ये आया, कितना आया था 14 और 35 50 49.5 तो आप देखोगे कि ये 2 आएगा यहाँ से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ना आ रहा हो, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2। तो आसानी से हमें पता चल गया कि जो फार्मूला होगा यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसका है इस मॉलिक्यूल का वो है C2H4 एंड Cl2। क्या बात समझ में आ गया? तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप थे। पहला अभी स्टेप समझ गए होगे कि कन्वर्ट द मास परसेंट टू ग्राम, हाँ हो गया, उनको परसेंट से ग्राम में कह लो, सीधा सीधा 100 ग्राम लेके। कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, जैसे ग्राम मिल गया उसमें मोलर मास से सब में डिवाइड कर दो, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। डिवाइड ईच ऑफ द मोल्स वैल्यूज ऑब्टेन अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, इसका मतलब क्या है, हम उसको नॉर्मलाइज करके सबसे लोवेस्ट रेशियो निकाल रहे हैं उनके मोल्स का जिसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा। और फिर ये लास्ट पोर्शन उस मॉलिक्यूल का फार्मूला राइट डाउन, यहाँ से इंपीरिकल फार्मूला बन गया हमारा, और इंपीरिकल फार्मूला से हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि इंपीरिकल फार्मूला का मास निकाल के हम मोलर मास में डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से मल्टीप्लायर मिल जाएगा और आसानी से हम क्या निकाल लेंगे। तो ये स्टेप याद रखना, इससे रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम है हमारे, और वो पूछ भी सकता है, अगर पूछेगा थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा कैलकुलेशन भी होगा, क्योंकि आप इसमें पॉइंट नहीं छोड़ सकते। जो भी कैलकुलेशन आप करने वाले हो ये पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स हैं इनको भी आपको इन्वॉल्व रखना पड़ेगा, समझ लो बात को, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल होता है और इसलिए थोड़ा 3 नंबर या 3.5 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो एक तरीके का ये क्वेश्चन था हमारा जो इंपीरिकल फार्मूला पे बेस्ड था, इंपीरिकल फार्मूला पे बेस्ड था। एक और तरह का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो है एवरेज मॉलिक्यूलर फार्मूला। एवरेज मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या मतलब होता है, जैसे एक छोटा सा ये भी एग्जांपल लेके हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक गिवन है डेटा, दो कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं आप जानते हो, जिस एक होता है जिसका एटॉमिक नंबर 12, एक का 13, एक का कितना 14। तो ये अलग अलग क्या है, कार्बन ही है, लेकिन ये क्या है, दोनों आइसोटोप्स हैं इसके कार्बन के। तो अगर हम कार्बन लेते हैं 1 किलोग्राम कार्बन लें तो उसमें ये चीज़ भी होगा, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही होगा, कितना होगा 98.89% यही होगा। और ये दूसरा वाला भी जो होगा 13 वाला कार्बन ये भी होगा उसमें, और कितना होगा 1.108% होगा। और 14 वाला कितना होगा 2.0 इंटू 10 की पावर -10, यानी कि सबसे कम कौन सा होगा, ये 14 वाला होगा जो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। कार्बन रेटिंग भी इसी को बोलते हैं, इसी से हम लोग निकालते हैं कार्बन रेटिंग। किसी का एज निकालना हुआ, मतलब पुरानी चीज़ों का, पहाड़ का एज निकालना हुआ या अर्थ सॉइल का निकालना हुआ, कितना पुराना है कोई चीज़, ठीक है, तो इससे निकालते हैं, कार्बन रेटिंग बोलते हैं इसे। तो समझ गए बात को कि अकेला कार्बन जो है, कार्बन अकेला ये 12 वाले ही नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर क्या होता है कुछ और इसके आइसोटोप्स मिले होते हैं। तो अगर इनका रिलेटिव एवेंडेंस दे रखा है कि ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, और दे रखा है एटॉमिक मास कितना है, ये 12 ग्राम या 12 यू कर लो, इसे ग्राम में अगर करो, एटॉमिक मास की बात हो रही तो यू में कर लो। ये इसका 13.00335, इसका 14.003 से 17, ठीक है। तो ये इसके एटॉमिक मास दे रखे हैं। अगर वो 12 वाला होगा तो ये रहा उसका एटॉमिक मास, अगर वो 13 वाला होगा तो ये रहा, 14 वाला रहेगा तो ये वाला इतना मास होगा उसका, ठीक है। तो अगर हम 100 ग्राम का सैंपल ले लें, मान लो 100 ग्राम का ही हमने सैंपल लिया, तो 100 ग्राम का अगर सैंपल लोगे तो उसमें ये वाले भी होंगे, ये वाले भी होंगे, ये वाले भी होंगे, तो इनमें से कोई एक लेके आप नहीं चल सकते। हाँ, हम लोग लेके चलते तो ये है कैलकुलेशन पर्पज़ से, लेकिन ये भी कितना होता है 98.9% के करीब करीब ये होता है, ठीक है। बाकी ये भी तो होंगे, तो इनकी वजह से क्या होगा, जो मास होगा उसका, जो मोलर मास होगा वो कुछ ना कुछ ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनका जो मास है वो ज़्यादा है। तो ये वैल्यू जो है इनका भी मास क्या करेगा, मतलब ओवरऑल जो मास आने वाला है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना होता है, एवरेज मास निकालना होता है इन सब का। तो एवरेज मास, एवरेज हमें पता है एवरेज क्या होता है, पहले तो एवरेज आसानी से देख लो एक लाइन में। एवरेज निकालने का तरीका, जैसे मान लो कि आपने आज 5 घंटे पढ़ाई किया, कल आपने 3 घंटे मात्र पढ़ाई किया, कल आपने 3 किया, आज आपने 5 घंटे पढ़ लिया, और कल आप कितना पढ़ोगे 5 घंटे पढ़ोगे, और परसों मान लेते हैं कि आपने 8 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। तो 4 दिन का ये आपने जो स्टडी किया उसका टाइम है आवर में,
तो आप क्या करोगे, अगर हमें इस 4 दिन में एवरेज निकालना हो, एवरेज का मतलब होता है कि आप पर डे के हिसाब से कितना पढ़े, एक दिन में आप कितना पढ़े अमूमन। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, यानी कि ये जो वैल्यूज़ गिवन होता है इसको आप ऐड कर लोगे और फिर डिवाइडेड बाई कितना कर लोगे 4, क्योंकि ये कितने दिन का है, 4 डेज़ का, 1 2 3 एंड 4 डेज़ का। तो अब जो भी वैल्यू आएगा वो एवरेज आएगा पर डे के हिसाब से, कि आप पर डे एक दिन में अगर इतना पढ़ लो तो काम हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर होगी बात? तो एवरेज निकालने का यही तरीका। अब मान लो कि 100 हमने ले लिया, 100 पार्टिकल मैंने ले लिया, 100 पार्टिकल लिया और उसमें 98 पार्टिकल हैं जो हमारे वो 12 वाले हैं, ठीक है, और कुछ पार्टिकल 1 पॉइंट समथिंग पार्टिकल कितने हैं, वो 13 वाले हैं, और लेस देन 1% जो है वो आपके 14 वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों का अगर हमें निकालना हो कि टोटल एवरेज कितना होगा, इसमें एवरेज कितना होगा, तो 98 इंटू 12 करेंगे। देखो टोटल निकालने के लिए यही करेंगे ना, 98 वाले जो हैं यहाँ पे देखो, हो गया, यहाँ पे देखो ये इनका एबेंडेंस है, कि मतलब वो 100 अगर पार्टिकल हम लेके चले तो उसमें से 98.822 ये होने वाले हैं। तो अगर इतने पार्टिकल 100 में से जो है वो 12 मास रखेंगे तो टोटल मास इतने पार्टिकल का कितना हो जाएगा, 12 इंटू दिस वन, तो ये कितना हो गया, 98.89 पार्टिकल का जो है वो मास निकाल लिया हमने, ठीक है। ऐसे अगर हम इतने 1.108 पार्टिकल या एटम जो हैं कार्बन 13 के, उनका अगर मैं मास निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक का मास ये रहा, तो इससे मैं क्या करूंगा, इतने पार्टिकल, ये पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल में अगर हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाले कितने हैं, टोटल मास निकल जाएगा। ऐसे अगर मैं इस वाली संख्या में ये वाली संख्या मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मास निकल जाएगा ये 14 वाले जितने हैं उन सब का। और मैं क्या करूँगा, इस मल्टीप्लिकेशन को जो भी मैंने इसमें इसका मल्टीप्लाई किया प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई किया प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड कर लूँगा और डिवाइड बाई 100 कर दूंगा, क्योंकि ये 100 में दे रखा है। डिवाइड बाई 100, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं टोटल 100, और टोटल 100 पार्टिकल का जो मास है वो कहाँ रखोगे आप, ऊपर, तो उससे एक वैल्यू आएगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू। तो आप आसानी से कर सकते हो, करना क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें एंड डिवाइड बाई कितना 100। क्लियर है बात? तो इस तरह से आप इसका क्या निकाल सकते हो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो ठीक है, यहाँ तक। अब बाकी आप क्या करो, न्यूमेरिकल आप अटैम्प्ट करना शुरू करो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, जो भी नहीं हो रहा उसे आप तुरंत भेजो। मैं जैसे ही टाइम, वैसे तो डेटा खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है मैं उससे भेजता रहूँगा आप लोगों को सोल्यूशन उसका, ठीक है, चाहे वो ऑडियो चाहे वीडियो चाहे वो रफ पे करके, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। ये पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।